हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि कल हम बीच में छोड़ के चले गए थे, यानी कि हम अचीवमेंट्स कर रहे थे एग्रेरियन रिफॉर्म्स के, यानी कि हम बात कर रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन की। उसके अंदर हमारे फीचर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी कि अचीवमेंट्स जो सक्सेस हमें मिली, जिसको हमने नाम दिया ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले जो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, सब पार्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। आज हम सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज, एरिया अंडर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के अंदर जो एरिया आता था, यानी कि जहां पर हमारी कोई भी हमने क्या करना है, कोई भी अगर फसल हमें वहां पे उगानी है तो उसका जो एरिया था, यानी कल्टीवेशन का जो एरिया था जहां पर खेती की जाती है, वो वाला एरिया इंक्रीज हो गया। यानी कि अगर पहले बाय चांस लगा कि चलो आपकी पहले कुछ कम हेक्टेयर्स जमीन थी जहाँ पे केवल काम हमारे फसल होती थी, जहाँ पे हम फसल बोई जाती थी और वहाँ पे कटाई बटाई होती थी, मतलब वो कम एरिया था। अब जो एरिया है ना, वो एरिया बढ़ गया। यहाँ पे जो सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज का मतलब ये है कि जो एरिया कल्टीवेशन के अंदर, यानी जहाँ पर खेती की जाती है, अब जितने एकड़ जमीन पर पहले खेती की जाती थी, अब उससे कहीं ज्यादा एकड़ जमीन पे ज्यादा खेती की जाती है। यानी कि पहले खेती ज्यादा क्यों नहीं की जाती थी, क्योंकि ना तो डेवलप्ड मीन्स ऑफ इरिगेशन थे, यानी कि पता नहीं पानी अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, अगर नहीं हुई तो नहीं होगी। यानी कि कोई परमानेंट ये नहीं था कि मीन्स ऑफ इरिगेशन है, या फिर ना ही ये था कि भाई क्रेडिट कहीं से मिल सकता है। लेकिन जैसे ही हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर एग्रेरियन रिफॉर्म्स, हम जिसको कह रहे हैं, हमारे एग्रेरियन रिफॉर्म्स आए, तो उससे हमें क्या मिला, हमें एक डायरेक्शन मिली। तो जैसे ही वो डायरेक्शन मिली, तो अब जो लोग कम अगर अपने उनके भी जमीन आ रही थी उनके हिस्से में, अगर वो वहां पे कल्टीवेशन यानी अपनी खेती नहीं उगा रहे थे, तो अब वो खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी जो एरिया था ना कल्टीवेशन का, वो इंक्रीज हो गया। बेसिकली कहने की बात ये है। कहता है HYV टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। कहता है कि HYV टेक्नोलॉजी आ गई। हाई यील्डिंग क्या था हमारा HYV की फुल फॉर्म, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो कहता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जब आ गए, तो उसके टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो टाइम लैग था, यानी जो टाइम गैप होता था कि जब हमने बीज बोया और जब जाके वो फसल पकती थी, वो टाइम गैप अब कम हो गया है। यानी अब जल्दी फसल बड़ी हो जाती है, पक जाती है। तो कहता है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर फैलोइंग। कहता है कि और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, अब उन्होंने बहुत ज्यादा कई चीजों की नीड्स जो खत्म कर दी। यानी कि जैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा, तो फिर आपको ये नहीं होगा कि पता नहीं फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, यानी कि एकदम से प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी जाएगी। कहता है अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल, डबल क्रॉपिंग भी पॉसिबल हो गई है। कहता है दिस हैज लीड टू अ सब्सटेंशियल राइज इन ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो कहता है कि ये इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो कल्टीवेशन का एरिया है हमारा, वो उसमें एकदम से इंक्रीजमेंट आया। कहते हैं 1950 to 51 ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज 13 करोड़ हेक्टेयर विच नाउ हैज शूट अप टू 19 करोड़ हेक्टेयर। कहते हैं 1951 और 1950 के अंदर जो एरिया था हमारे कल्टीवेशन के अंदर, वो 13 करोड़ पर हेक्टेयर था, 13 करोड़ हेक्टेयर था। लेकिन अब कितना ज्यादा आ गया है हमारा कल्टीवेशन के अंदर, 19 करोड़ आ गया है। तो देखो कितना ज्यादा, 6 करोड़ हेक्टेयर हमारा इंक्रीजमेंट हुआ है। फैलोइंग कहता है इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ लीविंग लैंड एज अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम सो दैट इट रिगेन्स इट फर्टिलिटी। देखो फैलोइंग का मतलब क्या होता है। कहता है फैलोइंग यानी FALLOWING, फैलोइंग यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है। उसका मतलब क्या होता है। कहता है इसका मतलब होता है कि जब हम लैंड को कुछ टाइम पीरियड के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, यानी उसके ऊपर कोई खेती नहीं करते हैं, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से गेन कर सके। तो कहता है फैलोइंग की जो नीड थी, यानी कि हम इस तरीके से जमीन को खाली छोड़ देते थे ताकि वो अपनी फर्टिलिटी दोबारा रिगेन करे, तब हम उस पर क्या करेंगे, तब हम उसके ऊपर अगली नेक्स्ट फसल उसके ऊपर उगाएंगे। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स आने की वजह से ये जो काम हम ऐसे करते थे, वो अब हमारा बंद हो गया। यानी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और साथ साथ ही अगली खेती बस थोड़ा कि 10 दिन के अंदर ही हम नेक्स्ट फसल बो देते हैं, या हम बेशक से अगले दिन ही बो दें, आज कटाई हुई और अगले दिन हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फसल हम अपनी ग्रो कर सकते हैं, यानी वहां पे बीज बो सकते हैं। The following was a common practice among the Indian farmers prior to the launch of HYV technology. कहता है जब तक HYV टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी,
तो कहते हैं तब तक क्या होता था, तब तक ये कॉमन प्रैक्टिस थी, मतलब ऐसे ही होता था कि पहले आपने कोई फसल बोई है, उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने जैसे वो फसल काटे तो ऐसे ही खाली छोड़ना पड़ेगा जमीन को, ताकि जैसे फर्टिलिटी वो रिगेन करेगी तब आप नेक्स्ट फसल बो सकते हैं। कहते हैं थर्ड जो अभी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो हमारी आती है शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग जैसे कि आप सबको पता है जीविका के लिए की जाने वाली फार्मिंग, उससे हम शिफ्ट हो गए कहाँ पर, कमर्शियल फार्मिंग के अंदर, जहाँ पे पहले में बस ये था हमारे जो फैमिली है उसका गुजारा हो जाए, यानी उसको खाने पीने की चीज़ें मिल जाए, सारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाए, बस इतना हमें कहाँ से मिल जाए, इतना हमें अपनी खेती से मिल जाए। लेकिन अब हम कमर्शियल फार्मिंग करने लगे, यानी कि मार्केट के लिए फार्मिंग, यानी बस केवल इस बात से मतलब नहीं है हमें कि हमारी अगर बेसिक नीड्स कंप्लीट हो गई, अगर हमारी फैमिली को खाने पीने के लिए मिल गया तो इट्स ओके, नहीं, हम मार्केट में भी बेचेंगे, यानी हम इतना सामान उगाएंगे ताकि हमें उससे हमारा फैमिली को तो चल मिल ही जाए, लेकिन साथ साथ हमें क्या मिले, हम मार्केट में भी उसको बेच सकते हैं, ऐसी फार्मिंग करेंगे हम। कहता है सबसिस्टेंस राइज इन आउटपुट ओविंग टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन एक्रेज हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। कहता है जैसे ही आउटपुट में राइज आया, यानी सबसे पहला हमने फीचर पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, दूसरे में हमने कहा कि जो एरिया अंडर कल्टिवेशन है वो भी इंक्रीज हो गया, तो अगर ये दोनों चीजें इंक्रीज होगी यानी कि जहां पे हम खेती कर रहे हैं वो का एरिया भी इंक्रीज हो गया, पहली बात तो एरिया इंक्रीज हो गया, दूसरी बात जो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी निकल रही है, पहले अगर उतने पे ही की जाती खेती तब भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल रही थी, अब तो एरिया भी इंक्रीज हो गया, तो इट मीन्स प्रोडक्टिविटी और ज्यादा हाई होगी, तो प्रोडक्टिविटी भी हाई और जो एरिया अंडर कल्टिवेशन है वो भी हाई, अगर दोनों ही हाई हो गए तो इसका मतलब हमारे पास यानी कि फार्मर्स के पास सरप्लस ज्यादा बचेगा, अगर ज्यादा सरप्लस बचेगा उनके पास तो वो क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। कहते दिस हैज प्रमोटेड द फार्मर्स टू ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, दिस इज अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और किस चीज का साइन था, ग्रोथ और डेवलपमेंट का साइन था कि जब हमारे जो फार्मर्स थे उन्होंने एकदम से ग्रेजुअली शिफ्ट किया सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की ओर। कहते मार्केटेबल सरप्लस का यहाँ पे क्या मतलब है, कहते हैं इट रेफर्स टू सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव हिज ओन फार्म कंजम्पशन, अपनी फार्म कंजम्पशन कंप्लीट करने के बाद उसके अलावा जो बचता है फार्मर के पास वो आता है हमारा मार्केट सरप्लस में अंदर। यानी अगर मार्केटेबल सरप्लस ऑफ वेट आप निकालो तो कैसे निकलेगा, आउटपुट ऑफ वेट, टोटल आउटपुट जितने निकल के आई वेट की, माइनस ओन फार्म कंजम्पशन ऑफ वेट, जितना कंजम्पशन हो गया वेट में, वो मतलब वेट का जितना कंजम्पशन हो गया वो हम माइनस कर देंगे, और ओन फार्म कंजम्पशन ऑफ वेट का मतलब है एक्सपेक्टेड कंजम्पशन ऑफ वेट बाय द फार्मर्स फैमिली ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर फार्मर की फैमिली कितना खा जाएगी, यानी कि कितना उनको ज़रूरत पड़ेगी पूरे साल के अंदर, अगर उसको हम माइनस कर देते हैं आउटपुट ऑफ वेट में से, जितनी टोटल आउटपुट निकल के आई है वेट की, उसमें से अगर हम माइनस कर दें कि जितना फार्मर की फैमिली खाने वाली है पूरे साल के अंदर, तो वो हमारा बच के आ जाएगा मार्केटेबल सरप्लस। दिस सरप्लस इज अवेलेबल टू द फार्मर्स फॉर सेल इन द मार्केट, हैंस कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। और ये जो सरप्लस होता था ये फार्मर क्या करते थे, मार्केट के अंदर सेल करते थे, तो इसीलिए हम इनको क्या कहा, सरप्लस तो बचा, ये वाला सरप्लस आ गया हमारे पास और इस सरप्लस को मार्केट में बेच दिया तो मार्केटेबल सरप्लस बन गया। ये कहता बाय सेलिंग द मार्केटेबल सरप्लस ही गेट कैश। कहते जैसे ही मार्केटेबल सरप्लस उसने बेचा तो कैश मिला उसको, ही कैन यूज दिस कैश टू बाय producer goods for further production and also to buy consumer goods for his current consumption. Marketable surplus is a sign of commercialization of agriculture. कहते जैसे ही मार्केटेबल सरप्लस को बेचा क्या मिला उनको, बदले में कैश मिला, इस कैश को प्रोड्यूसर गुड्स को अगर परचेज करना है या किसी और काम के लिए उसे जहां पर लगाना है, कंज्यूमर गुड्स अगर कोई अलग परचेज करना है उसे अपने करंट कंजम्पशन के हिसाब से, तो वो पैसा मिल गया उसको, अब वो जहां चाहे उसको यूज कर सकता है। तो कहता है ये जो मार्केटेबल सरप्लस है ये किसका साइन है कि कमर्शियलाइजेशन आ गया एग्रीकल्चर के अंदर। फोर्थ पॉइंट में कहता है चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, फार्मर की जो आउटलुक थे ना वो चेंज हो गई, यानी कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड अ चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। फार्मिंग इज नो लॉन्गर विव्ड एज अ सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस, इट इज कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल वेंचर एज वेल। कहते हैं फार्मर्स का आउटलुक चेंज होगी, अब वो केवल ये नहीं है कि बस हम जितना बोएंगे बस उतना खाएंगे, नहीं, अब हम मार्केट में भी बेचेंगे। फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एक्रेज एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर मेन तुम देखो तो ग्रेन रेवोल्यूशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि इंक्रीज इन एक्रेज एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। कहता है इन दोनों की इंक्रीजमेंट होने की वजह से हमारा जो बफर स्टॉक है फूड ग्रेन्स का वो भी इंक्रीज होने लगा। जैसे बफर स्टॉक इंक्रीज हुआ तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। कहता है दीज स्टॉक्स आर यूज्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो
फार्म सप्लाई। अगर फार्म सप्लाई कम होती है तो उस टाइम पे हम इन बफर स्टॉक का यूज करेंगे, यानी हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, अब हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। A revolutionary rise in output has helped India achieve growth with self-sufficiency। और इसी revolutionary rise यानी ग्रीन रेवोल्यूशन ने हेल्प की इंडिया की ग्रोथ करने में, ग्रोथ की किसके साथ? सेल्फ सफिशिएंसी के साथ। Briefly, owing to technical, institutional and general reforms, India has achieved a substantial rise in crop production through increase in productivity एज वेल एज इंक्रीज इन एक्रेज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कहते हैं ये सारे हमारे रिफॉर्म्स, टेक्निकल भी, इंस्टीट्यूशनल भी, जनरल रिफॉर्म्स हम इंडिया के अंदर जब अप्लाई हुए तो इन्होंने क्या अचीव किया? एक यानी एग्रीकल्चर ने क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हासिल की। किसके थ्रू? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के थ्रू और एक्रेज इंक्रीज होने के थ्रू। कहते हैं द राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हैज बीन सो सब्सटेंशियल कंपेयर्ड विद द लेवल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इट इज पॉपुलरली नॉन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। कहता है जो इंक्रीजमेंट हुआ, जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लेवल में जो राइज आया, इतना ज़्यादा था वो कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अगर उसके कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा था। तो कहता है इसी को क्या नाम दिया गया? इसी को पॉपुलरली हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कहा। कि ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपको यही बताना कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि जैसे ही हमारे जो रिफॉर्म्स आए थे, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, उनकी वजह से जैसे ही हमारी प्रोडक्टिविटी के अंदर इंक्रीजमेंट आई थी, वही हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था। अब इंक्रीजमेंट कैसे आई थी क्रॉप प्रोडक्टिविटी के अंदर? फिर आप बता सकते हो कि कैसे कैसे आई थी, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हुई, कैसे एरिया इंक्रीज होने की वजह से हुई, कैसे हमारे मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हम ये भी शामिल करेंगे कि जो फार्मर्स का आउटलुक चेंज हो गया था। फार्मर्स अब केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं बल्कि कमर्शियल फार्मिंग करने लगे थे, और हम फूड ग्रेन्स के अंदर, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट भी बन गए थे। तो ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके हमने अचीवमेंट्स पढ़े, यानी एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अचीवमेंट और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। तो आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।